अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एक्यूएस लाइव। आज जो है हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। अब ये बात जो है वो हर तरफ हो रही है और मीडिएटर का रोल ईरान, इस अमेरिका या मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस है, जिसकी वजह से एक आलमी क्राइसिस की सूरत हाल बन रही है, उसको सबकी नजरें अब इस तरफ हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होते हैं या किसी और जगह होते हैं। लेकिन अब तक की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान का रोल एक मीडिएटर का होगा अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के हवाले से। तो इसी पर बात करेंगे और इसी बात की तकलीफ जो है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को बहुत ज्यादा है और उस तकलीफ का अंदाजा जो है वो जयशंकर की हालिया ट्वीट जो उन्होंने की और जिसके बाद मैं शायद अब उसको डिलीट कर दिया है, उसमें बड़ी तनकीद हुई है। उसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं शायद वो डिप्लोमेटिकली किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी संजीदा शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं कि जी क्या होता है। तो इसी मीडिएशन के ऊपर ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान अचानक से पहली मरतबा आ गया। तो पाकिस्तान मुख्तलिफ जो हम अगर तारीख के अंदर झांकते हैं उससे लेके अब तक पाकिस्तान कहां कहां मीडिएटर का रोल अदा करता रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हकायक हैं और इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज मेरे मेहमान मौजूद हैं, हमारे दोस्त सहाफ़ी महताब अजीज, इंडिया और जो मिडल ईस्ट है हवाला है इस हवाले से, और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो उनसे बात करते हैं। महताब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दोस्त? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं ये जनाब, ये इंडिया को क्या तकलीफ हो गई? पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पे कर रहे थे, कोई कह रहा था कि पाकिस्तान जो है फैसिलिटेटर है, हम कहां से मीडिएशन करा सकते हैं और इन मुज़ाकरात की गारंटी कौन देगा। लेकिन अब धुंध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छट रही है, इस तरफ तो आते हैं। लेकिन ये बताइए, ये पहली दफा पाकिस्तान को मीडिएशन का रोल कर रहा है या पाकिस्तान का माजी में किरदार कह रहा है? अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री से जो लोग वाकिफ हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान इब्तदा से ही मीडिएटर का रोल अदा करता रहा है। बहुत बड़े बड़े रोल हैं। पाकिस्तान इब्तदा में ही अगर आप देखें तो सेंटो और सीटो का मेंबर बना था और उस वक्त जो थी इराक, शाम और ये सारी जो बास पार्टी की जो हुकूमतें थीं इस रीजन के अंदर, इवन जो मिस्र था वो भी उस वक्त जमाल अब्दुल नासर की हुकूमत थी, ये लोग सारे के सारे जो है वो सोवियत यूनियन के साथ अलाए होते थे। और इनको अमेरिका, जब पाकिस्तान सेटो और सेंटो का मेंबर बना था तो उसके बाद सबसे पहला मीडिएशन का रोल ये किया था कि इन लोगों को करीब करने का काम पाकिस्तान ने किया था अमेरिकन ब्लॉक के साथ। फिर दूसरा जो बड़ा रोल पाकिस्तान के क्रेडिट पे आता है अगर बीइंग अ मीडिएटर कहा जाए तो वो कि जब चाइना और अमेरिका दो अराइवल थे और ऐसे थे कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। अगर आपको याद हो कि जब हेनरी किसिंजर या पिंग पोंग डिप्लोमेसी से शुरू होने वाली, मतलब नहीं, उससे पहले की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री कि जो चाइना है मौजूदा, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये तो बेसिकली कू हुआ था वहां पे शिंगक्यांग काय के खिलाफ, जो उस वक्त जो सदर थे और अपना चाइना के, और वो फिर भाग के फॉर्मोसा जो उनका एक आइलैंड है जिसे बाद में ताइवान कहा गया, वो वहां चले गए थे और रिपब्लिक ऑफ चाइना की एग्जाइल गवर्नमेंट उन्होंने वहां बना ली थी और इंटरनेशनली एक्सेप्ट जो है इसी गवर्नमेंट को किया जाता था। यूएन में जो वीटो पावर थी वो भी वही गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही थी। मेनलैंड चाइना के ऊपर कब्जा हो गया था चेयरमैन माओ का, जिन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाई थी। तो ये पहली बार पाकिस्तान ही था जब, जो आपने पिंग पोंग डिप्लोमेसी की बात की, और हेनरी किसिंजर साहब पाकिस्तान आए और फिर एक खुफिया फ्लाइट के जरिए वो बीजिंग गए, अचानक बीमार हो गए और फिर उन्होंने अपनी मसरूफियात मुअत्तल कर दी और फिर सारी चीजें के अंदर चली गई। हाँ। और फिर चाइना वहां से एक आलमी पावर बनने का आगाज जो है चाइना का वहां हुआ था। फिर उसी के तहत जो है जो चाइना का वीटो पावर का राइट जो है एक्सेप्ट किया गया था, चाइना को उसके बाद जो है एज ए न्यूक्लियर पावर एक्सेप्ट किया गया था। और फिर वहां से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है और आज तक भी जितनी भी चाइना और अमेरिका के दरमियान मीडिएशन होती है, पाकिस्तान का उसमें कलीदी किरदार अदा जो है पाकिस्तान करता रहा है।
तो मतलब इसके अलावा भी और मतलब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर पावर, ठीक है, अभी पिछले जब मार्का हक हुआ है उसमें क्या वक्त था वो कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाने के लिए ट्रंप जो है उससे रब्ता किया गया। अब तो सारी चीजें सामने आ गई कि कैसे वहां पे कॉल हुई थी और फिर सारा ट्रेड का और ये सारा टैरिफ का। नहीं, ये भी नहीं, 2019 में चले जाए। हाँ। आपको याद होगा जो टेबल टर्न कैसे हुई है। अब ये देखे ना कि पाकिस्तान और भारत की जंग, उसमें जो मार्का हक हुआ उसको हमने जो जिस तरह से तैपटास की है, उसके बाद जंग रुकवाने के लिए अमेरिका की मिन्नतें तरले, और अब जयशंकर ये इस किस्म की जो है वो गंदी जुबान इस्तेमाल करे। तो वैसे शर्म आनी चाहिए इनको। एप्स्टीन फाइल में आपका नाम है और आप बातें कर रहे हैं इस तरह की। सर, फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो आप चेक करें इस पूरे उसके अंदर कि देखें, आज से 2 साल पहले तक यही लोग थे जो कहते थे कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है और पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट कंट्री जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। और इन्होंने बड़ा एफर्ट करके पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में भी डलवाया था और उसकी कुछ खास वजूहात थी। उस वक्त चूंकि एक क्वाड का अलायंस बना था अगेंस्ट चाइना, कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी अमेरिका ने लॉन्च की थी और ये उसका एक हिस्सा बन के उसके तहत जो है वो पाकिस्तान को फिर उसमें इंडिया को फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में भी डाला गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वहां से भी क्लियर हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान का जो आपने कहा कि पिछले जो मार्का हक हुआ, उसके बाद तो जो पाकिस्तान की पोजीशन बनी है वो तो सारी दुनिया के सामने है कि आप ये देखें कि सऊदिया ने इस बावजूद इसके कि उस वक्त अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे था सऊदिया, लेकिन उसने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया, डिफेंस एग्रीमेंट, जिसके अंदर एक नेटो जैसी जो वो क्लॉज रखी गई थी कि अगर एक भी मुल्क पे हमला हुआ तो वो दूसरे पे हमला समझा जाएगा। इस तरह का एग्रीमेंट पाकिस्तान का हुआ सऊदिया के साथ। और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनली आप देखें कि कुवैत के अंदर पाकिस्तान के जो है वो वीज़े बंद थे, वो ओपन हुए, UAE के अंदर बंद थे, वो ओपन हुए। और फिर यूरोप के अंदर बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, PIA के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी जो उस जमाने में नेटो की हुई, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई एकदम से। एक आपको ना सिर्फ टेबल टर्न यहाँ पे नज़र आता है बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा एक उसका स्ट्रेचर था वही चेंज होता हमें नजर आ रहा है। तो कितनी उम्मीद है वैसे इस मुज़ाकरात के हवाले से? क्योंकि आप ये देखें ना कि हम देखते हैं कि पहले तो कहा जाता है कि कोई मुज़ाकरात नहीं। पहले तो ईरान ने, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब हम इस जंगबंदी कर रहे हैं 48 घंटे की, और फिर उसके बाद वो सारा सिनारियो आपके सामने है। लेकिन फिर जो है वो खबरें आती हैं कि 15 नुकात ट्रंप के कहते हैं कि जी 15 कंडीशंस जिसपे इजराइल भी बहुत खुश, हैप्पी है तो नहीं वैसे किसी भी तरह से, लेकिन वो मुस्तरद होती हैं और 5 इराक की तरफ से आए। तो निगोशिएशंस का प्रोसेस जो है वो तो चल रहा है। और अब 10 दिन की मजीद जो एक्सटेंशन हुई है कि हम जो है वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनके ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, लेकिन जंग जारी है। तो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है ये? देखिए, ये बात तो दोनों, मतलब ईरान और अमेरिका दोनों ये समझते हैं कि इसका इख्तिताम तो कहीं ना कहीं होना है और बड़ी तबाही से पहले अगर हो जाए तो ज़ाहिर है दोनों के मफाद में है। इजराइल ऐसा नहीं चाहता। इजराइल के कुछ अपने मकासद हैं। मसला इस वक्त ये बना हुआ है कि इजराइल अगर ये जंग बंदी हो जाती है तो इजराइल ने अपनी जो इस इलाके में थानेदारी बनाई हुई थी ना, वो ख़त्म हो जाती है। इजराइल को अब कोई थानेदार नहीं मानेगा यहाँ पे। अब वो उसका जितना एक ह्यूज किस्म का उसको डिफेंस का बहुत बड़ा देव बना के पेश किया गया था, उसका वो जेस्चर सारा का सारा मिट गया है इस जंग के अंदर। ईरानी मिसाइल जो है, चूंकि उसके पास यही था कि एक तो बहुत बड़ी एयर पावर है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, दूसरी बात यह है कि वो उसका एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि उसमें 3 लेयर्स 4 लेयर्स जो डिफेंस सिस्टम है, जो पूरी दुनिया का सबसे
प्रेस्टियस जो है वो सिस्टम है और उसके ऊपर कोई जो है मुल्क उसको ब्रीच नहीं कर सकता। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, पैट्रियट, थर्ड और अब एरो 3, एरो 2, एरो 1, तो ये सारे का सारा जो है इसके बावजूद ईरानी मिसाइलों ने जिस तरीके की तबाही वहाँ पे मचाई है तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिल गया है, उसका पूरा जो अपना जेस्चर था वो ख़त्म हो गया है। तो वो तो ये चाह रहा है कि ये जंग लंबी खिंचे, अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व हो, और चूंकि उसे पता है कि जंग के अंदर ईरान का भी नुकसान होगा, अमेरिका का तो होगा ही होगा, लेकिन यह है कि ईरान का भी नुकसान हो जाएगा, जितनी लंबी चलेगी इतना ईरान वीक हो जाएगा। तो वो तो इस चक्कर में है, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों जा रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि इस जंग के लिए अमेरिका के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है कि ट्रम्प साहब $200 बिलियन जो है, और अभी जो इलेक्शन में रिजल्ट्स आए जी वो अलग है। वो तो मतलब नवंबर में मिड टर्म होने वाले हैं, तो अगर यही सूरत हाल रहती है तो आप वो तो बहुत जो पॉपुलैरिटी सर्वेज हैं कि कितनी 10% से ज्यादा, मतलब 43 से जो है वो कम होके तो हाल 30 पे आ गई, 30 के ऊपर आ गई है। नहीं, फिर तो ये भी कही जा रही है कि वहां तो इम्पीचमेंट भी हो सकती है कि आपने कांग्रेस के से जो है ना वो परमिशन लिए बगैर आपने ये कर दिया है। हाँ, ये बहुत एक अहम बात है। देखें, अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो तो जाहिर है, देखेंगे ये पता नहीं अब क्या होता है। इधर एक तरफ एप्स्टीन फाइल्स का मामला जो है वो गले में है, दूसरी तरफ एक ऐसी इलेजिटिमेट जंग शुरू कर दी ट्रंप ने जिस पर यूएन की भी कोई वो नहीं है। मतलब ये डिप्लोमेटिकली ताकत अचानक से हुआ ना नेगोशिएशंस के दरमियान हो गया। तो अब ये किस तरफ जाएगा, मतलब देखने वाली होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है अमेरिका के अंदर। आपको सब लगता है कि इस तरफ मामला जा सकते हैं? क्योंकि ये अब तक जो कुछ हो रहा है ये तो सारे वॉर क्राइम्स के अंदर आ रहा है, वॉर क्राइम्स के अंदर जा रहा है। और फिर एक देखें, अमेरिका की जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक बात तो तयशुदा है कि इजरायली जो लॉबी है वो, अच्छा ये थोड़ा सा मेहताब सब जो है ना इसमें थोड़ा सा फर्क करने की जरूरत है। ज़ायनिस्ट और ज्यूज के अंदर फर्क है। नहीं, ज्यूज नहीं, मैंने इजरायली लॉबी कहा। हाँ, ठीक है, इजरायली चूंकि ज़ायनिस्ट ही उसको है। एग्जैक्टली। तो वो उसमें जो है क्या कहते हैं कि उसका ताकतवर होना तो किसी से ओझल नहीं है, उनकी नजरों में सब जानते हैं उसे। लेकिन इसके बावजूद देखें, एक तो था कि डेमोक्रेट्स जो है वो अपोजिशन में थे, फिर ये है कि रिपब्लिकन्स, और रिपब्लिकन्स के अंदर भी जो मागा था, जिस की बुनियाद के ऊपर ट्रंप साहब दोबारा पहुंचे थे वहां पे। अब वो जिसे जो मागा गैंग कहा जाता था उसके अंदर टूट फूट के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और फिर ये जो एक था कि हम जंग नहीं करेंगे और पुरानी जंगों से बाहर निकलेंगे, और ट्रंप साहब उससे एकदम जो है 380 टर्न उन्होंने ले लिया। तो अमेरिका के अंदर तो इनकी पोजीशन बहुत वीक हुई है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर। फिर इस जंग के असरात देखें ना, अभी तक तो वो जो कही जा रही है कि ये जंग चूंकि जैसे आपने कहा कि इनलेजिटिमेट है, इसकी तो कहीं अप्रूवल जो है वो ना तो डिफेंस कमेटी ने दी थी ना अमेरिकन कांग्रेस से आई है। तो ये तो कह रहे हैं कि एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है ना वो जंग चल रही है, जो अमेरिका का डिफेंस क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर। असल में तो बिल जब वसूल होगा तो फिर ये पैसे कहाँ से आएंगे? जबकि अभी $200 बिलियन उन्होंने मांगे हैं। अभी तो मांगे हैं, वो तो मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, लेकिन बिल तो इसका कई गुना ज्यादा बढ़ा है। और फिर जो नुकसानात हुए हैं उसको नहीं, वो बिल तो डाल नहीं देगा ट्रंप सऊदी अरब के ऊपर, कुवैत के ऊपर, कतर के ऊपर, बहरेन के ऊपर कि जनाब ये आपकी सिक्योरिटी की है मैंने। अच्छा, ये भी बड़ी एक दिलचस्प किस्म की कहानी है। ट्रंप साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया है कि जी ये $2 ट्रिलियन सारे जो है ना देने के लिए तैयार हैं, और $6 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका के पास आ जाएंगे इस जंग में। लेकिन अगर इनके जेस्चर्स हमें देखें तो वो ज़रा मुख्तलिफ नज़र आते हैं। मतलब सऊदी एक जो है उसने खुल के ये कह दिया, और जो हुकूमत के बड़ा करीबी शख्सियत है उसने कि एक अमाराती बिजनेसमैन जो है उनका भी आपने देखा ट्वीट, जो फिर बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। कतरी जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कह दिया कि जनाब हम तो इस जंग के अंदर वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट है कि ईरान और हम जो है वो यहाँ को एग्जिस्टेंस है, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे।
हमें इसी सिचुएशन के अंदर अपने आप को चलना है। तो डिफेंस पैक्ट क्या हो सकता है? मतलब देखें, तजिए हो रहे हैं, या अब तो वो जंग तो नहीं डिस्कशन में है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग लग रही है। लेकिन असल डिस्कशन अब ये हो रही है कि अगर अमेरिका हारता है तो क्या होगा, ईरान जीतता है तो क्या होगा। इस खित्ते के अंदर जो है वो जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इमर्ज करने की बातें हो रही हैं कि ये वो कशाकशी है जो डॉलर और युआन के दरमियान है, और इस खित्ते को मिडिल ईस्ट जो है, जो कि जहां से दुनिया भर की इकोनॉमी मुतासिर होती है, कि बात तो कर रहे हैं ये इंडिया वाले हमारे साथ, ठीक है, अजीब गलीज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी हालत ये है कि वहां पे आपने देखी ना फुटेजेस वगैरह कि किस तरह से रश लगे हुए हैं, और वहां पे पेट्रोल पंप क्या हो रहा है, ठीक है। और एनीवे तो मैं पता नहीं क्या सवाल करने लगा था, मेहताब साहब भुला छड़िया जी। तो ये जो है कि इस रीजन के मुमकिना नताइज, इस जंग के मुमकिना नताइज, कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा, या सब विन विन पोजीशन लेते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर ये सारा जो लड़ाई है युआन और डॉलर की, ये कहां जाके रुकेगी और कौन रिप्लेस करेगा? हर एक के अपने जो है वो अजाइम है। पाकिस्तान वहां कहां खड़ा होगा? देखें अब्दुल करीम भाई, ये जो जियो पॉलिटिक्स के मामलात होते हैं, इनमें मसला ये होता है कि ये फौरी तौर पे नताइज सामने नहीं आते। ये बड़े आहिस्ता आहिस्ता नीचे सिरकती हुई आग होती है जो चलती रहती है, और अचानक से कोई चीज़ धड़ाम से गिरती है और बंदे को पता ही नहीं चलता कि यार ये था क्या, यहाँ पे क्यों गिरी थी, वो कहीं बहुत नीचे। तो यही सूरत हाल यहाँ पे भी मुतवक्को है। ऐसा नहीं है कि ये जंग कोई जीत जाएगा, नहीं देखिए, क्लियर विक्ट्री की हम बात हाँ, नहीं मतलब ना अमेरिका जीतेगा। अमेरिका की तो हिस्ट्री रही है, वियतनाम में देख लें, अफगानिस्तान में देख लें, और वो उसके अच्छा, वियतनाम में तो वो बड़ी मशहूर था, हेनरी किसिंजर का जो कॉल था कि डिक्लेयर विक्ट्री एंड रन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल वही ये मुज़ाकरात का एकदम से आना, और फिर उसके बाद लेकिन ईरान एक और बड़ी कुव्वत के साथ नेगोशिएशन टेबल के ऊपर है ना जी। मैं यही कह रहा हूं कि लेट्स सी, जैसा कि अंदाजे हो रहे हैं कि ये जंग के अंदर वो MI जो चीफ है साबिक UK के, उन्होंने भी कहा कि इस वक्त जो बालादस्ती है वो ईरान की है, जो जंगी हिकमत अमली उसने अपनाई है उसके बाद से, क्योंकि अब उसने ईरान ने इस जंग, ये ईरान इसराइल जंग तो या अमेरिका जंग तो नहीं रही है, ये तो अब आलमी रुख इख्तियार पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये एक ऐसी आबनाए हुर्मुज़, इसका मुतबादिल क्या हो सकता है? और देखें ये सारी चीजें सोच रहे होंगे ना लोग, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर अमेरिका निकल जाता है, कहता है इसराइल को भाई तू अपनी जंग खुद लड़ भाई, ठीक है ना, ओके फाइन, लेकिन फिर उसके बाद ईरान इज देयर, सऊदी अरब वहां पे है, हम अरबी अजमी का मामला हम देख चुके हैं, मतलब इराक ईरान जंग हम विटनेस कर चुके हैं। और ये अगर अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका का डिफेंस सिक्योरिटी लेते हैं, वो किससे डरने के लिए थी? ईरान से, बिल्कुल ठीक है। और ईरान यहाँ पे विक्टोरियस होता है, तो फिर क्या होगा? फिर हम कहां खड़े होंगे? मतलब मैं ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मतलब जाहिर है कि इसी तरह से सोचा जाता है ना, वॉर गेम्स तो ऐसी ही होती है। नहीं, लेकिन देखें ईरान क्या इंडिपेंडेंटली ये जंग लड़ रहा है और इंडिपेंडेंटली जीत जाएगा? क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है। ईरान के पीछे भी तो कुछ कुव्वतें हैं, तो रोशनी डाले ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो ईरान आपका इशारा रूस और चाइना की तरफ है। बिल्कुल। देखें ना, पिछली दफा जब ईरानी मिसाइल जो है वो GPS से पावर्ड थे, अमेरिकन बेस्ड, तो वो 100 मिसाइल का बैराज जो है ना वो जाता था, और उसमें से कोई एक आध जो है ना वो हिट करता था, बाकी सारे के सारे हवा में ही फारिग हो जाते थे। और इस दफा जो है जब ईरान ने चेंज किया GPS से, उसको बाइडो पे शिफ्ट कर दिया, चाइनीज जो नेविगेशन सिस्टम है, तो अब वो 6 मिसाइल फायर करते हैं, तो उनमें से 4 जाके हिट कर जाते हैं और 2 जो है इंटरसेप्ट होते हैं। तो ये फर्क है। फिर जो प्रिसाइज जो टारगेट्स हैं, तो जहाँ पे भी खलीजी ममालिक में लगे हैं, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग
की बात वहाँ पे आई है कि ये ईरान को किसने ये दी थी कि आप यहाँ हिट करेंगे तो जो उनका इंटरसेप्शन का रेट है वो मुतासिर होगा। ये ईरान के पास अपनी नहीं थी। अगर ये होती तो वो पहले भी जो है ना इस चीज़ को कर लेता, लेकिन उसने पहले नहीं किया। पहले 3-4 दिन के बाद जब उसके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की खबर, फिर अचानक एक लगा था और फिर उसके बाद बहुत सारी वो सारी चीजें जो है ना अल्लाह दी, जिसके बाद फिर जंग सिमट गई थी, वो बहुत सारी चीजें हो गई। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जब ये कुछ हो रहा है तो ईरान के पीछे जो कुव्वत है, क्योंकि ईरान ठीक है उसके पास मिसाइल पावर तो है, लेकिन उसके पास सैटेलाइट नेविगेशन नहीं है, उसके पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है जो स्पेस या वॉरशिप के लिए जरूरी होती है, जो साइबर वॉर के लिए। देखें ना, इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर मुजाहरे शुरू हुए थे रजीम चेंज की, एक सॉफ्ट रजीम चेंज की भी कोशिश हुई थी इस जंग से पहले, तो वहां पे स्टारलिंक जो है वो मैन, उसके बाद स्टारलिंक और फिर स्टारलिंक को जो है ना वो सारा जो वहां पे जैम कर दिया गया था। तो ये जो लोग हैं वो ईरान को तो ज़ाहिर है ये तो सबको पता है, लेकिन इस वक्त भी मैं एक और चीज़ आपको कहूँगी, इसको ज़रा इस तनाजुर में भी देखें कि ये मीडिएशन जो है वो चाइना नहीं करवा रहा या रशिया नहीं करवा रहे, इसलिए कि वो पार्टी हैं, और पाकिस्तान जो मीडिएशन करवा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का एक रोल तो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का एक रोल जो है वो चाइना के साथ अलाइनमेंट का भी तो है इस रीजन के अंदर। जो हमारी स्ट्रेंथ है वो इसलिए भी है कि हम चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के अंदर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की अपनी इस वक्त की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर हम एज ए चाइनीज प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक है। चाइना भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, सऊदी अरब भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है, और रशिया से भी हमारे ताल्लुकात हैं। तो अब आपका जो एक फॉरेन पॉलिसी का जो पैराडाइम शिफ्ट है, जो हम एक ब्लॉक्स एक में चले गए थे ना जी, फिर उसके बाद से हम आए ना, और इंडिया जो है वो नेतन्याहू से हमले से पहले वाली मुलाकात उसके गले में पड़ी हुई है, और सारा इंडिया भी आज उसको गालियां दे रहा है और वो हमें गालियां दे रहे हैं। जी बिल्कुल, भाई अपने मंजी थले डांग फेरो ना। तो ये जो हमारा रोल है मेरा ख्याल ये ज्यादा बेहतर नहीं है। अब देखें, अगर हम बलोचिस्तान के अंदर देखें तो रेकोडिक के अंदर या वो उसमें इन्वेस्टमेंट है ना, किस किस की इन्वेस्टमेंट्स हैं। और अभी आपको याद होगा कि वो जो रेयर मिनरल का मामला जो है वो भी आपके सामने है, उसके अंदर भी अमेरिका की इंटरेस्ट है। वो कहां पे है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में तेल निकाल के इंडिया को भी बेच रहा था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी एक इंडिपेंडेंट पोजीशनिंग की वजह से है। मेरा ख्याल है वो जरूर है कि आप डिप्लोमेटिक टाइज तो होते हैं, राब्ते तो होते हैं, लेकिन आपकी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है जिसकी वजह से ये मीडिएशन का डोल उठा रहा है पाकिस्तान। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान एज ए चाइनीज प्रॉक्सी काम कर रहा है। मैं आपको ये चीज़ सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था कि आप यूं देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो जंगों के ऊपर के लिए अब नेसेसरी बन चुकी हैं। वो है सैटेलाइट नेविगेशन, वो है साइबर वॉरफेयर और हाई एंड टेक्नोलॉजी। अब जाहिर है पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो इस रीजन के अंदर इंडिपेंडेंटली को बड़ा रोल कर सके। आपको टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत है, आप ना तो उसके प्रोड्यूसर हैं ना उसके इन्वेंटर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से वो टेक्नोलॉजी चाहिए। और आज अगर पाकिस्तान की डिफेंस टेक्नोलॉजी की आपको बात करें तो वो 80% चाइनीज टेक्नोलॉजी पाकिस्तान यूज कर रहा है डिफेंस के फॉर्मेट। अच्छा, इस हवाले से है मतलब मुख्तलिफ आरा हैं, जैसे कि हमारे एयरफोर्स का क्लेम है, और फिर कहा भी कि अभी तो हमने ये 10% है जो मार्का हक के अंदर जो पाकिस्तान ने जो साइबर टेक्नोलॉजी का यूज किया, और अपनी इंडिजिनस हमारी बहुत ज्यादा चीजें हैं। वो वॉर टेक्निक वो जो 10 मई को हुआ था उसके ऊपर तो अब नई न्यू किताबें लिखी जा रही हैं ना कि भी वो क्या जंग का तरीका क्या है पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया। जरूर उसके अंदर बहुत सारी अपने दोस्तों की मदद भी शामिल थी। नहीं, मैं सिर्फ इस चीज में आपको कह रहा हूं कि देखिए, एक चीज जो हमें इस गेम को समझने में जरा हमें दे सकती है मदद, वो ये है कि जंग का फैसला कहां हो रहा है, किस चीज ने जंग का फैसला कर दिया है। ठीक है, वो चीज
इस वक्त अमेरिका के पास, रशिया के पास और चाइना के पास ही है। ठीक, और चाइना को अगर जो चाइनीज टेक्नोलॉजी का रिप्रेजेंटेटिव है, देखें पाकिस्तान ने किया, जैसे मतलब ये मार्का हक के अंदर जो है वो आपने जैसे 7 मई का जिक्र किया, तो 7 मई में जो रफाल गिरे थे तो शेयर प्राइस किसकी कंपनीज की चढ़ गई थी? यस, अल्टीमेटली चाइना की। क्यों? इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी, वो PL-15 हो या वो J-10C हो, वो चाइनीज यूज हो रहे थे। और इसी तरह जब हमने S-400 को डिस्ट्रॉय किया था तो AKG 4000 जो था वो भी रशियन, फ्रेंच और दूसरी टेक्नोलॉजी सारे उनकी मार्केट बिठा दी थी और फिर उसके बाद वो बिठा दी थी। तो अब टेक्नोलॉजी का जो मार्का, मैं इस सिर्फ सिनेरियो में बात कर रहा हूं कि ये चीज जो है, चूंकि देखें ना, एक अमेरिका को छोड़ के अगर कोई मुतबादल की तरफ जाना चाहेगा तो उसे हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए होगी ना, जो उससे और वो मुतबादल कहाँ पे है? वो मुतबादल कहाँ पे है? रूस तो बहुत दूर है वहां से तो बहुत दूर है। नेबर्स के अंदर जो है वो आप ये देखेंगे, तो कौन ऐसा मुल्क दो है? ऐसी चीजें हैं जो 2 न्यूक्लियर पावर जो हैं वो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो बहरहाल की बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि यहाँ पे अगर जंग ईरान के बरखिलाफ चली जाती तो फिर क्या होगा। वो तो सूरत हाल है ही सामने हमारे, लेकिन असल चेस गेम जो है वो उसके बाद शुरू हो गई। तो उस पर अभी तो इन्होंने जवाब नहीं दिया मेहताब साहब ने, तो इनके लिए फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूं। अपने लिए ये सवाल लेके आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।